नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ बाबा रामदास जी हैं। बाबा रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। दर्शकों, पंजाब, एक पिछले वीडियो में बाबा रामदास जी से ही चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पंजाब के किसान और पंजाब का इस समय जो फसल तैयार है यानी धान, वो दोनों सड़कों पर हैं और दोनों मारे मारे फिर रहे हैं। मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? किसान जो अपने आप को किसी बिल वापस लिए जाने के बाद भी समेटा नहीं उन्होंने, और न जाने किन मकसद से वो अभी भी बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, कभी रेल पटरियों पर बैठ जाते हैं। धान का क्या मामला है? दरअसल पंजाब में हमेशा की तरह इस सीजन में होने वाली जो सरकारी या प्राइवेट खरीद है धान की, वो बंद है। धान नहीं खरीद रहे हैं। और वजह क्या है, इसके कारण क्या है, ये समस्या एक बार फिर क्यों आई है, बाबा रामदास जी से जानेंगे। बाबा जी, अब जिस तरीके से कल यानी आज जब हम दशहरा मना रहे हैं, पूरा देश दशहरा मना रहा है, तो पंजाब में एडवाइजरी जारी की गई है कि साहब कल का दिन काफी भारी होने वाला हो सकता है पंजाब के लिए, क्योंकि किसान सड़कें घेरेंगे, स्ट्राइक की कॉल है, जत्थेबंदियों ने ये कॉल की है। और मेरे लिए चौंकने का मामला ये है कि मिलर्स, जो राइस मिले हैं, उन्होंने भी ये हड़ताल कॉल की है। ये पहले मामला क्या है, ये क्या चक्कर है, खरीद क्यों नहीं हो रही है वहां पर? वहां तो एमएसपी है, एमएसपी की लड़ाई तो जीत गए हैं। ऐसा है अवनीश भाई, पहले तो जरा आप तमीज से बात कीजिए, औकात में आइए। पहले पेट भरा हुआ लग रहा है आपका बहुत ज्यादा। अन्नदाता के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपने श्री श्री 1008 लगाया उनके नाम से पहले। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस फॉर अन्नदाता? जो आपको जो चर्बी चढ़ी है ना, वो इसलिए चढ़ी है कि अन्नदाता जो है अन्न उगाता है। इसलिए पहली बात तो आप सबसे पहले सलाम बजाइए एकदम, कैसे पुराने जमाने में हुजूर जिल्ले इलाही ऐसे ऐसे करके। हाँ, और आपने कभी ये सोचा है कि गाजर जो है वो उसका ऊपर वाला जो हरा वाला है वो तोड़ के बिकता है, पर मूली पत्ता समेत बिकती है। हालांकि 99% पत्ता जो है वो बाद में तोड़ के फेंक दिया जाता है कूड़ेदान में, पर आपको पत्ता खरीदना होता है। खैर छोड़िए, ये सवाल भी है, मैं पूछता हूं अक्सर। अन्नदाता है, उसकी मर्जी, चाहे जैसे बेचेगा। खैर छोड़िए, अन्नदाता का बस चले ना तो कल को बोल देगा कि है पराली वराली, अच्छा बेटा बहुत है बढ़िया, धान तुम खरीद ले जाओगे, पराली का हम क्या करेंगे? पराली सहित खरीदो, आगे से धान नहीं बिकेगा, धान का पूरा पौधा बिकेगा, खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं तो हम हड़ताल करूंगा। तीसरा पॉइंट, गीला बेचूंगा, खरीदो। सूखा क्या मतलब होता है? नहीं, गीला धान खरीदो। क्यों? आए हम अन्नदाता हूं सर, धान गीला है। राइस मिलर लोग कह रहे हैं कि आने 4-6 दिन 10 दिन थोड़ा सूखने दीजिए। आप तो जानते हैं ना, आप तो, आपके पिताजी पीडीएस वाले विभाग कह रहे हैं। और अगर 4 दिन भी मंडी में रह गया तो कितना, प्रतिदिन 1% मॉइस्चर तो जाएगा ना? क्यों सर, मॉइस्चर की लड़ाई है। तू डाल डाल में पात पात। और अंदर की बात यह है कि धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? क्योंकि भैया धान खरीद के अड़तिया अपने यहां मंडी में थोड़ी न रखेगा, मंडी में आपसे खरीद लेगा, और उसके बाद अगर 2 दिन रोक लेगा तो 2% सूख भी तो जाएगा। वो 2% का लॉस कौन बर्दाश्त? तो वो खरीदेगा और तुरंत राइस मिलर को तुलवाएगा। कब? इधर
किसान से खरीदा और 1 घंटे बाद राइस मिलर का हो गया, 1 दिन बाद नहीं, क्योंकि 1 दिन में तो 1% सूख जाएगा। अरे आप जीन्स की पैंट धो के धूप में मत सुखाइए, छाया में सुखा दीजिए रात भर, सुबह क्या होता है, 1 लीटर पानी उड़ जाता है ना जीन्स की पैंट में से रात भर में, क्यों? तो भैया धान का भी उड़ता है। तो राइस मिलर अब कह रहा है कि अच्छा बेटा रुको, तुम एकदम अच्छा भाईजान, भाई साहब लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं, वो 20% नमी, 24% नमी ठेल दो, कैसे नहीं खरीदेगी सरकार? सरकार को बेचना है। वो हमारे यहाँ के चिकवा सब नहीं बोलता है खस्सी में जो ना पानी भर दे ले, होता है ना, तो धान में पानी भरा है सर। सबसे पहले तो मॉइस्चर की लड़ाई चल रही है। दूसरी बात है, केंद्र सरकार ने एफसीआई और अन्य जो स्टोरेज एजेंसीज थी, मार्कफेड, पंसब, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इत्यादि जैसी 4-5 एजेंसीज हैं, विद उनके माल, उनके गोदाम भरे पड़े। केंद्र सरकार की भी अपनी एक, सबसे पहले तो सर यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उसमें गेहूं की बहुत जबरदस्त शॉर्टेज हो गई थी पूरे विश्व में। यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं गेहूं के, और गेहूं का दाम अनाप शनाप बढ़ रहा था। तो सरकार को ये डाउट था कि अगर गेहूं बढ़ेगा तो चावल भी बढ़ेगा, अगर गेहूं महंगा होगा तो चावल कैसे नहीं, क्यों आए तो वो भी खाद्यान्न। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि एक्सपोर्ट रोका चावल का, गेहूं और चावल दोनों का एक्सपोर्ट रोक दिया कि अरे भैया कल को पता नहीं क्या होगा, विश्व में ऐसी क्या नौबत आएगी है, कल को ये इजराइल और वो सब भी लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन है, उधर से ईरान कूद गया है, कल को वाकई 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो क्या नौबत आएगी। तो हमको 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है भाई, है, तो सरकार तो अपना बफर स्टॉक लेके चलेगी। तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार को, अच्छा अब सरकार ने क्या किया है सर कि एक्सपोर्ट खोल दिया है धान का। अच्छा एक तीसरी समस्या आती है भाई, इस जो धान के जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, दक्षिण में आपका यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में धान होता है, पर वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स भी हैं। बिहार जितना धान उगाता है 90% तो खुदे खा जाता है यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाले धान चावल नहीं खाते हैं, यूपी वाले तो कम, हमन क्या कम पड़ जाला। तो पहले आदमी साल भर का खाने का रखता है तब बेचने की सोचता है, इसलिए आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की बहुत बड़ी बड़ी मंडियां और खरीद होती रही दिखाई देगी, और बहुत हुई तो 2-4 क्विंटल चावल। तो और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी राइस मिलें भी आपको नहीं, गाजीपुर जिले में कितनी बड़ी राइस मिले हैं, मैंने तो एक देखी है आज तक, बाकी छोटी छोटी है 2-4-10 ठो। नहीं तो किसान अपने दरवाजे पे वो हॉलर वाला ट्रैक्टर मंगवाता है, खुद है अपना 2-4 क्विंटल होता है, 4-6-10 क्विंटल अपने घर के लिए रख लेता है। भाई एक बड़ा परिवार है तो उसमें 1 क्विंटल चावल तो खुद है हर महीने घर में लग जाना है। तो सर पंजाब और हरियाणा की एक दिक्कत है कि ये चावल कंज्यूमिंग स्टेट्स नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो इनको अपना 90% चावल बेचना होता है। अच्छा प्रोडक्शन बहुत हाई है। अब बात यह है कि सर चावल अगर इनके यहां से लिफ्ट करके अगर भारत सरकार भेजने लगे तो अरे भैया रेल चक्का तुम जाम किए हो, रोड तुम जाम किए हो। अच्छा अब तक इनको ये आशा थी सर, है ना, हरमजदगी कई फ्रंट पे चल रही है। सबसे पहले तो इनको ये आशा थी कि 8 तारीख को हुड्डा साहब की सरकार आ जाएगी हरियाणा में,
शंभू बॉर्डर खुल जाएगा तो हम जो है अपना ट्रैक्टर ट्राली बख्तरबंद गाड़ी जेसीबी पोकलेन लेके दिल्ली घेर लेंगे और देश को बांग्लादेश बना देंगे। सर उन सभी मंसूबों पर हरियाणा की जनता ने पानी फेर दिया। अब इनको देश को बांग्लादेश बनाना है। अब देश को तो बांग्लादेश नहीं बना पाएंगे तो चलो पंजाब को बांग्लादेश बनाया जाए। तो सर वो पंजाब को बांग्लादेश बनाने की कड़ी में कल पहला बंद इन्होंने बुला दिया, जबकि फैक्ट ये है कि इनकी सरकार का खुद का फेलियर है सबसे बड़ा, कि आपको ये चिंता करनी चाहिए थी कि भैया पंजाब के गोदाम अगर भरे पड़े हैं तो वो कैसे खाली होंगे, इसकी व्यवस्था पंजाब सरकार भी तो करती। अब इनको याद आया कि अरे यार हमारे तो गोदामें भरे पड़े हैं, हमारी नई फसल आ गई। जो अकल 6 महीने पर 6 महीने पहले तो शंभू बॉर्डर पे धरना लगवा रहे थे यही मान साहब। क्यों? यही मान साहब शंभू बॉर्डर पे धरना लगवा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और भी है ना बाबा जी, देखिए यहाँ पर अब बहुत सारे दर्शकों को या एक सामान्य, मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे भी एक कंफ्यूजन हुआ कि भाई ठीक है, मंडी माफिया, मंडी वाले, ये सो कॉल्ड किसान जिनको सड़कों पर रहने की, खेतों से ज्यादा सड़कों पर रहने की आदत पड़ गई है, ये सब स्ट्राइक तो कर रहे हैं। इसमें जो है राइस मिलर कहां से शामिल हो गया है? तो निश्चित तौर पर अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर से किसान तो ये चाहेगा कि भाई वजन ज्यादा हो, किसान अपने पल्ले का उठा के फेंकेगा मंडी माफिया के मंडी में। अच्छा, मंडियों में आपने कहा एक रात, मंडी में जानते हैं कैसे खरीद होती है सर? ट्रक खड़ा रहता है, किसान का ट्रैक्टर ट्राली आता है, उससे धान ऐसे उतरता है, बारदाने में भरा जाता है और ट्रक पर सीधे लोड होता है। जैसे ही एक ट्रक माल तैयार हो जाता है सीधे राइस मिलर के यहाँ चला जाता है। मंडी में वो रोकता भी नहीं है आड़तिया अपने यहाँ, क्योंकि वहां मॉइस्चर लॉस हो जाएगा। अच्छा, जब वो अगर मॉइस्चर वाला धान पहुंच जाता है हलर के यहाँ या मिलर के यहाँ, तो वहां पर एक अलग समस्या होती है सर, सुखाना पड़ता है कई बार। अब तो मान लीजिए थोड़ी बहुत तकनीक आ गई है, पहले तो ऐसे बिखेरा जाता था, उसके बाद फिर फलर लेके और तमाम मजदूर उसको पलट रहे हैं, सुखा रहे हैं, तब जाके हलिंग होती है। क्योंकि अगर मॉइस्चर वाला हलिंग कर दिया मिलर ने तो खंडा हो जाता है, टूटन आ जाती है, और वो टूटन फिर उसको जो है दिक्कत पैदा करती है। अच्छा सर, एक चीज आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पंजाब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कुछ मिथ है सर। पंजाब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो जी इतना कनक इतना चावल दे देता है कि पूरा भारत उसी से खाता है। उत्तर प्रदेश में इस साल धान खरीद का लक्ष्य जानते हैं सर कितना है? वही उत्तर प्रदेश जिसके बारे में आप कह रहे थे कि खुदा उगाता है खुदा खा लेता है, राइस मिल विल कुछ नहीं है। 70 लाख टन पैडी परचेज का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का इस साल। तो ऐसा नहीं है सर, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्य, बंगाल जैसे राज्य उगाते भी हैं और खाते भी हैं। अब पूरे देश को वो आंकड़े पता है कि कितना प्रतिशत राइस और व्हीट दोनों का पंजाब पैदा करता है। तो ये भी एक ओवररेटेड मामला है सर। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये किसान जो बाहर बैठे हुए थे, इनको हरियाणा के चुनाव से कितना झटका लगा है? क्या ये सिर्फ धान खरीद की लड़ाई है या कहीं की खीज कहीं मिटाई जाने की कवायद है? सर झटका तो ऐसा लगा है कि वो रिक्टर स्केल पे 7-8 वाला आ जाता है तो एकदम में नेस्तनाबूद कर देता है ना, वो 7-8 रिक्टर। यहाँ 12-14 आया है सर ये जो रिक्टर स्केल वाला फिगर आपने बताया है, इसमें एक महत्वपूर्ण और चीज होती है कि वो जो भूकंप आया है, जो झटका आया, उसका केंद्र कहां था, सेंटर कहां था? शंभू बॉर्डर। सर उसका केंद्र था 10 जनपद, उसके कई केंद्र थे। उसका केंद्र था बांग्लादेश, उसका केंद्र था बीएनपी का हेडक्वार्टर जो वाशिंगटन में है, उसका केंद्र था आईएसआई इस्लामाबाद, उसका केंद्र था जॉर्ज सोरोस का हेडक्वार्टर। मैंने बोला ना सर, बड़ा विश्वव्यापी भूकंप है।
सर हरियाणा के चुनाव ने जॉर्ज सोरोस की पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया है। कहां तो ये मंसूबा था कि क्या शानदार नजारा होगा, पूरी दिल्ली में अराजकता होगी, बख्तरबंद गाड़ियों से पूरी दिल्ली में उत्पात मचाया जाएगा, पूरा हरियाणा शामिल हो जाएगा खालिस्तानियों के साथ, हैं हुड्डा के गुंडे वहां बैठकर जगह जगह जो है धरना चक्का जाम करेंगे। मैं एक बात आपको और बताता हूं, कल मैं बात कर रहा था कि पंजाब से लगते हुए हरियाणा की सीटों पर भाजपा सब पे हारी है, और भाजपा को सबसे ज्यादा लॉसेस कहां हुए हैं? कुरुक्षेत्र जिले में, कुरुक्षेत्र रीजन में। कुरुक्षेत्र जिला ही नहीं है, रीजन भी है। जैसे बागड़ है, हिसार सिरसा फतेहाबाद वाला एरिया बागड़ कहलाता है, इधर वाला देश वाली है, इधर और दक्षिण हरियाणा में आ जाइए तो अहीरवाल है, तो ऊपर चले जाइए नॉर्थ हरियाणा इज कुरुक्षेत्र रीजन। सबसे बड़ा गेन कांग्रेस ने वहां किया है। वहां क्यों? क्योंकि एक तो पंजाब से प्रभावित वहां जनता रहती है, पंजाब की अराजकता से। तो सर आप बताइए कि नेशनल हाईवे जीटी रोड अगर 1 साल तक जाम रहेगा, रोड और रेल भी, दोनों सड़क रेल दोनों जाम है, तो आम जनता को, लोकल स्थानीय इकोनॉमी को कितनी भीषण समस्या होगी, बर्बाद हो जाती है सर लोकल इकोनॉमी है। उसके बाद सर वहां पे सिख पॉपुलेशन है, कुरुक्षेत्र जिले में, अंबाला में और ये बॉर्डरिंग एरिया में, और वो वहां तक चली जाती है, पटियाला के बगल में कैथल, कुरुक्षेत्र कैथल वाला एरिया लग जाता है। सर ये सब में पंजाब का इन्फ्लुएंस आया, सिख पॉपुलेशन थी, उन सब ने, अच्छा जो हिंदू पॉपुलेशन थी उन्होंने 8 महीने का जो जाम है शंभू बॉर्डर का, उससे उपजी हुई समस्याओं, इधर जम्बू बॉर्डर, उधर वो डबवाली वाला जो खनौरी बॉर्डर, दोनों जाम है, पिछले 8 महीने से जाम है, तो स्थानीय जनता तंग आ चुकी है। प्लस जो सिख पॉपुलेशन है वो तो आपको मालूम है शुरू से एंटी बीजेपी है। सर आपने कहा ना कि 8 अक्टूबर का झटका किसको लगा है? सर बहुत जबरदस्त लगा है ये जो किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति करने वाले और देश में अराजकता फैलाने वालों को। तो सर ये आज से अराजकता का फर्स्ट फेज अब शुरू हो रहा है। आपको मालूम है कल हम लोग जा रहे थे, जगह जगह किसानों ने सड़क जाम कर रखी थी, कल से ही शुरू है। भारत बंद तो कल है ना, अराजकता कल से शुरू है। कल हमको 30 किलोमीटर का एरिया कवर करने में, जाने में 2.5 घंटा लगा है। गांव में घुस के इधर से गाड़ियां निकाल के किसी तरह हम लोग पहुंचे। रास्ते में जगह जगह हमने मंडियां देखी, मंडियों में धान आया हुआ था, सुखाया जा रहा था और कटाई रुक गई है। अभी खेतों में 90% धान खड़ा है। क्यों? क्योंकि किसानों ने देख लिया, वही बात है कि जब तक खेत में खड़ा है तब तक तो फिर भी भाई जड़ से पानी आ रहा है, मॉइस्चर मेंटेन है, कटते ही तुरंत सूखेगा। तो चलो जब तक अच्छा खेत अभी तक गीले होते हैं, पंजाब के खेतों में अभी तक बहुत नमी होती है, तो पौधा खड़ा है तो चलो नीचे से कुछ नमी तो खींच रहा है ना। तो सर 15 दिन कटाई लेट हो गई है। तो ये सारी सर ये राजनीति है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम अक्टूबर माह में पता नहीं कितने लाख मीट्रिक टन धान उठवा लेंगे और आपके गोदाम हम खाली कर देंगे। केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपया पहले ही दे चुकी है पंजाब की एजेंसीज को कि आप धान खरीदिए, परंतु राइस मिलर्स, इनफैक्ट आड़तिया धान खरीदने को तैयार है,
किसान का धान भी तैयार है, राइस मिलर धान नहीं खरीद रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज और भी बता दें, फंडे क्लियर हो जाने चाहिए। एमएसपी की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन धान और गेहूं की खरीद जो है वो पूर्णतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये समझने की भी बहुत आवश्यकता है। ये लड़ाई किसानों की सीधे तौर पर, अब देखिए मोदी नाम का सिंदूर तो इनके लगा ही हुआ है, वो तो मर्जा मोदी से लेकर और कहां कहां तक है वो जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लड़ाई किसानों की अगर किसी से है और ये समस्या अगर आई है तो ये केवल और केवल पंजाब की राज्य सरकार की वजह से आई है, और राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है साहब। बाकी मिलर्स क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि वो खरीद लेंगे उसके बाद उठान नहीं होगा। उठान क्यों नहीं हो रहा है, गोदाम भरे हुए हैं। तो भैया ये बताइए गोदाम खाली कैसे होंगे। एक तरफ अगर मान लीजिए केंद्र सरकार अक्टूबर में, जैसा बाबा जी कह रहे हैं दर्शकों, कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सब उठा लेंगे, तुम बॉर्डर पर बैठे रहोगे, तुम बॉर्डर छोड़ो सड़कों पर बैठे रहोगे, तुम सड़क भी छोड़ दो रेलवे लाइन पर बैठे रहोगे, मालगाड़ी नहीं जाने दोगे। भैया केंद्र सरकार अगर उठान करेगी भी, पूरे देश में जो फ्री राशन दे रहे हैं इसी उठानों की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है भारत में इतना ज्यादा अन्न पैदा हो रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार उनको गोदामों में रखे तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चे आ जाएंगे। तो एक तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा भी रही है फ्री राशन, और दूसरी तरफ आप गोदाम खोलने नहीं दे रहे हो, गोदाम से चावल बाहर और गेहूं बाहर आने नहीं दे रहे हो। तो खुद ही अपनी समस्या ये वही वाली है जो मैं बार बार बोलता हूं कि घर के बाहर की नाली जो मेन होल से जुड़ती थी उसको तुमने खुद है बंद कर रखा है, और जब तुम्हारे आंगन से टट्टी पाखाना तुम्हारे अपने बैठक तक आ रहा है तब तुम चिल्ला रहे हो कि हाय रे हमारा पानी जा नहीं रहा है। इस सारी समस्या की जड़ आप खुद हो। और रही बात यह कि हरियाणा ने वाकई देश बचा लिया है, वरना आप अपने धान की चिंता नहीं कर रहे होते साहब। अब जो धान धान चिल्ला रहे हैं आप तो इस समय लाल किले पर आके वाह वाह वो माहौल कर रहे होते। आपको वहां खतरा, वहां से झटका लगा है, इस झटके को बर्दाश्त कीजिए क्योंकि बीमारी आपकी है। और बाबा जी एक शिकायत है, ये पंजाब के मुट्ठी भर मंडी माफियाओं का आंदोलन और बंद, इसको देशव्यापी आंदोलन क्यों बोला जाता है? मेरा ये सख्त सवाल है ऐसे तमाम नैरेटिव बिल्डर्स से और खबरें बनाने वाले मीडिया से। भैया काहे का राष्ट्रीय बंदी और काहे का राष्ट्रीय किसान आंदोलन? जब से किसान आंदोलन नाम का ये तमाशा खड़ा किया गया है देश में, तो ये बता दें जरा, पंजाब के मंडी माफियाओं के अलावा और चंद अलगाववादी तत्वों के मोटिवेशन पर सड़कों पर उतरने वाले को छोड़कर भारत के किस हिस्से का किसान इनके साथ शामिल है? भाई साहब कोई राष्ट्रीय बंदी नहीं, ये आपके अपने मोहल्ले की समस्या है। और मुझे तनिक भी नहीं हिचक है कि जैसे कभी कश्मीर में 2.5 मोहल्लों की केवल समस्या थी, पूरे कश्मीर का आतंकवाद, इसी तरह किसान के नाम पर इस पूरे देश में अराजकता पैदा करने का केवल मुट्ठी भर लोग और आपके अंदर पंजाब के 2-4 मोहल्ले, 2-4 जिले और 2-4-10 जत्थेबंदियां। बाबा जी मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? आपकी अंतिम टिप्पणी। सिर्फ उतनी सी बात नहीं है सर, सिर्फ उतनी सी बात नहीं है। हिंदू फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया, अब तक नवरात्र थे, कल कंजकें हुई हैं पंजाब में। यहाँ जो ना जो बेटी पूजन होता है, जो बिटिया के पैर धोते, कल योगी जी नहीं धो रहे थे एक बिटिया के पैर, छोटी सी थी 4 साल की, तो यहाँ पे उसको कंजक बोलते हैं, बिटिया को कंजक का, तो कंजक पूजन हुआ है कल। उसके बाद सर आज अष्टमी नवमी कल मना ली गई एक साथ, आज दशमी सर है, आज दशहरे का पर्व है, आज रावण दहन होगा आज से लेके कल, और रावण दहन और रामलीलाओं का सीजन है। ये साफ तौर पर हिंदू त्योहारों को खराब करने और डिस्टरबेंस पैदा करने का ये कवायद है सर। हाँ नहीं, अभी तो इसके बाद काली दिवाली भी मनेगी। आज तक आपने अच्छा, काली दिवाली मनाने का तो पंजाब में बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है। हर दिवाली कोई भी संगठन उठ के काली दिवाली मना लेता है। हमने तो आज तक कोई काला गुरु पर्व नहीं सुना। दिवाली ही क्यों काली मनाई जाती है? और बाबा जी जबकि इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये जब पराली से प्रदूषण पैदा करते हैं
और वो असली काली दीपावली है। और आपने बहुत सही कहा कि ये कल को तन्ना के ये भी कह सकते हैं कि हमें भैया पूरा जो है हमारे खेत में आओ और जड़ से उखाड़ो और उसको तौलो और उसके बाद धान की और गेहूं की हाँ, खरीद करो। हाँ। कुल मिला के धान बाबा जी धान ये खरीदना है तो अराजकता। पराली साथ में खरीदनी पड़ेगी। अगर धान चाहिए हाँ तो पराली हाँ साथ में खरीदनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तुम्हारी भैंस खरीदनी है तो उस भैंस ने जो 365 दिन गोबर करके रखा है तुम्हारे पिछवाड़े, वो भी खरीदना है। ये उसी तरह का लॉजिक है। बहरहाल, जी। किसान के नाम पर, अन्नदाता के नाम पर, और ये ओवररेटेड लोग जो बार बार कहते हैं कि हम पूरे देश का पेट भरते हैं, अपना पेट भर लो और जो खाली हो गया है दिमाग उसे भर लो। क्योंकि 70 लाख टन अकेले इस सीजन में उत्तर प्रदेश, अभी बिहार छोड़ दिया है, अभी बंगाल छोड़ दिया, अभी उड़ीसा छोड़ दिया, अभी तमिलनाडु छोड़ दिया, अभी केरल छोड़ दिया है। धान तुम ही उगाते हो, पूरे भारत का पेट तुम ही भरते हो। इस ओवर रेटिंग से बाज आओ। ये नशा उस चिट्टे से ज्यादा खतरनाक है जो तुम करके पंजाब को उड़ा रहे हो। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आप सबको दशहरा पर्व की और नवरात्र दोनों की सम्मिलित बधाई हो। बाबा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।